रूस यूक्रेन युद्ध के 1000 दिन पूरे होते ही एटमी फेज की शुरुआत हो चुकी है। बाइडेन से यूक्रेन को रूसी धरती पर हमलों की छूट मिलते ही इसकी आशंका जताई गई है और 18 नवंबर को यूक्रेन ने रूसी धरती पर अटैक एमएस मिसाइल से 6 हमले किए। इन हमलों को देखते हुए 19 नवंबर की दोपहर को पुतिन ने परमाणु नियम राज्यादेश पर हस्ताक्षर करके मोहर लगा दी। अब रूस गैर परमाणु शक्ति संपन्न देश पर भी परमाणु हमले कर सकता है। नए नियमों के मुताबिक रूस यूक्रेन के मददगार देशों पर भी हमला कर सकता है। देखिए बाइडेन के एक फैसले से कैसे यूरोप परमाणु विनाश की ओर बढ़ रहा है। 17 नवंबर को ओवल ऑफिस में जैसे ही यूक्रेन को रूस धरती पर अटैक एमएस मिसाइलों से हमले की अनुमति दी गई, उसी दिन दुनिया के कई देशों ने घोषणा कर दी कि बाइडेन का ये कदम धरती के अस्तित्व पर खतरा बन सकता है। सत्रह नवंबर को अनुमति मिलते ही यूक्रेन ने रूसी धरती पर हमलों की तैयारी शुरू कर दी और रिपोर्ट है कि 18 नवंबर की रात को यूक्रेन ने रूस पर अटैक एमएस मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए। रूस से रिपोर्ट है कि यूक्रेन ने उसकी धरती पर मिसाइल से हमले किए। यूक्रेन ने रूस के ब्रियांस्क क्षेत्र में काराचेव पर हमला किया। इस हमले का टारगेट काराचेव के आर्टिलरी और मिसाइल गोदाम बना। रिपोर्ट है कि यूक्रेन ने हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया। रूसी सेना ने कहा है कि हमला मिसाइल से किया गया। इसीलिए यह माना जा रहा है कि यूक्रेन ने अमेरिका से मिली अटैक एमएस मिसाइल से हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के इस हमले के बाद बाइडेन प्रशासन की आलोचना शुरू हो गई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कहा है कि पवित्रता के लबादे में अमेरिका ने दुष्टों का गठबंधन तैयार कर लिया है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने कहा है कि बाइडेन ने शांति के द्वार बंद कर दिए हैं। ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कहा है कि बाइडेन ने तीसरा विश्व युद्ध शुरू कराने का बंदोबस्त कर दिया है। युद्ध के 1000 दिन पूरे होते ही यूक्रेन ने रूसी धरती पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। इस हमले के बाद क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस ने परमाणु सिद्धांतों में परिवर्तन किए हैं और इन हमलों का जवाब देने के लिए रूस को अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करने का भी अधिकार है। परमाणु सिद्धांतों में परिवर्तन के राज्यादेश पर पुतिन ने 19 नवंबर 2024 को मोहर लगा दी है। अब रूस के परमाणु सिद्धांत क्या हैं, ये समझिए। नए नियम के मुताबिक यदि परमाणु शक्ति संपन्न देश की मदद से गैर परमाणु शक्ति देश रूस या सहयोगियों पर हमले करेगा तो इसे साझा हमला माना जाएगा। रूस बेलारूस की संप्रभुता पर इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है। न्यूक्लियर फोर्स 24 घंटे हमले के लिए तैयार रहे। रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को परमाणु पलटवार का आधार माना जाएगा। रूस के दुश्मन देश अगर किसी देश की जमीन का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करते हैं तो उसे भी परमाणु हमले का आधार माना जाएगा। यूक्रेन रूस पर अमेरिका की अटैक एमएस बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की तैयारी में है। इसीलिए परमाणु सिद्धांतों में बैलिस्टिक हमले को संप्रभुता पर खतरे के तौर पर जोड़ा गया है। हालांकि रूस के रक्षा विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि यूक्रेन के पास बहुत बड़ी मात्रा में अटैक एमएस मिसाइलें और इसके लॉन्चर नहीं हैं। अटैक एमएस मिसाइल को हाइमर्स या एमएलआरएस से लॉन्च किया जाता है। एक सिस्टम में 2 मिसाइल पॉड होते हैं। ऐसे सिस्टम यूक्रेन के पास बहुत कम है। इसके साथ ही अटैक एमएस मिसाइलों की भी कमी है।
रूस के रक्षा विशेषज्ञ और आर्सेनल ऑफ द फादरलैंड पत्रिका के संपादक एलेक्सी लियोनकोव ने अटैकम्स मिसाइलों के बारे में एक रिपोर्ट जारी की। और आर्सेनल ऑफ द फादरलैंड पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2022 में पश्चिम देशों के पास ATACMS मिसाइलों की संख्या कुल 3000 थी। 1000 दिन के अंदर इसमें से 400 मिसाइलें यूक्रेन को सप्लाई कर दी गई। इसी तरह पश्चिमी देशों के पास कुल 2600 ATACMS मिसाइलें बची हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2024 तक पश्चिमी देशों को पुरानी पड़ चुकी 1100 ATACMS मिसाइलें रिटायर करनी पड़ी। अनुमान है कि इस वक्त पश्चिमी देशों के पास कुल 1500 ATACMS मिसाइलें बची हैं और बड़े पैमाने पर इनको यूक्रेन को सप्लाई करना बहुत मुश्किल है। इसी रिपोर्ट में रूस के काउंटर सिस्टम पर भी बात की गई है। दावा किया गया है कि बक M2 डिफेंस सिस्टम ATACMS को गिराने में 100% सफल रह चुका है। इसके साथ ही बक M3 डिफेंस सिस्टम से ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर कई बार ATACMS मिसाइलें गिराई गई हैं। टॉर M2 डिफेंस सिस्टम भी ATACMS लॉन्च करने वाले कई सिस्टम को नष्ट करने में सफल रहा है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को हथियारों की स्थिति पर बोलने की जरूरत नहीं है। रूसी धरती पर गिरने वाली मिसाइलें खुद इसका जवाब देंगी। यूक्रेन क्रीमिया से लेकर पश्चिमी रूस के ड्रोन ठिकाने, मिसाइल गोदाम, सैन्य बेस और एयरबेस पर अटैकम्स मिसाइलों से हमले कर सकता है। क्योंकि बाइडेन ने ऐलान कर दिया है कि व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले यूक्रेन को हर संभव मदद दी जाएगी। बाइडेन के इस बयान पर ट्रंप प्रशासन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने वाले माइक वॉल्ट्ज भड़क गए हैं। माइक ने कहा है कि जिस युद्ध को ट्रंप खत्म कराने की कोशिश में है, बाइडेन के फैसले उसे और भड़का रहे हैं। 20 जनवरी को ट्रंप अमेरिका की कमान संभालेंगे और उससे पहले रूसी धरती पर हमलों की अनुमति देने से यही संकेत मिल रहे हैं कि अगले 60 दिन में युद्ध परमाणु विनाश के मुहाने तक पहुंच सकता है। रूस की ओर से महायुद्ध के संकेत भी मिलने लगे। रूस अपनी 5 मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी की क्षमता बढ़ा रहा है। पांचों साइट पर सॉलिड फ्यूल रॉकेट और मिसाइल इंजन वर्कशॉप तैयार की जा रही है। यह रूस की पर्म सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर प्रोडक्शन साइट है। 4 अक्टूबर 2024 को ली गई इस तस्वीर में नई इमारत नजर आ रही है। इसके साथ ही 2 जगह पर नई कंस्ट्रक्शन साइट दिख रही है। 2 इमारतों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। सॉलिड प्रोपल्शन प्रोडक्शन एरिया को बढ़ाया गया है। साइट के दक्षिण में आयरन शेड लगाकर नई इमारतें बनाई गई हैं। मॉस्को की ज़ेरजिन्स्की सॉलिड प्रोपल्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइट पर नया कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नई साइट के लिए इलाका साफ किया जा रहा है। कुछ इमारतों में बदलाव करके उनका साइज बढ़ाया गया है। नई इमारतें भी नजर आ रही हैं। संकेत साफ है कि रूस नेटो संगठन से लड़ने के लिए अपनी हथियार उत्पादन क्षमता बढ़ा रहा है। अगर सत्ता संभालने से पहले ट्रंप बाइडेन के फैसले पर पुनर्विचार की प्रक्रिया शुरू नहीं करते और यूक्रेन रूस पर बड़े हमले शुरू कर देता है, तो महाविनाश की आशंकाएं बहुत बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के खार्किव में रूस का हमला। रूस ने यूक्रेन के ट्रक को तबाह किया। रूस ने जारी किया हमले का वीडियो। तो युद्ध को 1000 दिन पूरे हुए तो पुतिन और उनकी सेना ने यूक्रेन की धरती पर नया सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान का नाम है ऑपरेशन पूर्व और दक्षिण।
इसके तहत रूसी सेना जनवरी से पहले ही पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहती है। पुतिन का प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है, रूस की फतह भी करना चाहता है। कीव को घेरने के लिए रूसी सेना ने स्पेशल कमांडो भेज दिया है। तो सवाल यही है कि क्या जनवरी से पहले ही यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो जाएगा? रूस यूक्रेन जंग के 1000 दिन पूरे हो चुके हैं और इसी के साथ रूसी सेना यूक्रेन में प्रलय की बरसात करने लगी है। रूस की नॉन स्टॉप बमबारी से यूक्रेन पूरी तरह से दहल रहा है। एक 1000 दिनों की जंग में किसे कितना नुकसान हुआ, किसे बढ़त मिली, इसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले विनाश की वो रिपोर्ट देखिए जो 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के शहरों में हुआ है। कीव में रूसी सेना इस्कंदर मिसाइलों की बरसात कर रही है। रूस की नॉन स्टॉप बमबारी से यूक्रेन की राजधानी पूरी तरह दहल रही है। कीव में रूस की बमबारी इसलिए तेज हो गई है क्योंकि पुतिन जनवरी से पहले कीव को चारों तरफ से घेरना चाहते हैं। इसके लिए रूसी सेना ने युद्ध के मैदान में अपनी स्पेशल बटालियन भेज दी है। ये बटालियन कीव से लगते प्रांतों में जबरदस्त रक्तपात कर रही है। खेरसोन में रूसी सेना ने X-39 मिसाइल से हमला किया। अटैक में वो इमारत तबाह हो गई जिसका इस्तेमाल यूक्रेनी फोर्स बेस के रूप में कर रही थी। सूमी में रूस ने इस्कंदर M मिसाइलों से विस्फोट किया। हमले में यूक्रेन का हथियार गोदाम तबाह हो गया। मिकोलेव में रूस ने यूक्रेन के ड्रोन कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। पोक्रोवस्क में रूस ने यूक्रेन के ड्रोन रिले स्टेशन को तहस नहस कर दिया। ज़ैपोरिज़िया में रूस ने यूक्रेन के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया। रूसी सेना ने भीषण हमला कर खेरसोन के नोवो अलेक्सेवका शहर पर कब्जा कर लिया। रूस के हमले से हर फ्रंट पर यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। यूक्रेनी फोर्स के लिए हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। यही वजह है कि अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए ज़ेलेंस्की फ्रंट लाइन पर पहुंचे। ज़ेलेंस्की पहले पोक्रोवस्क गए, उसके बाद कुपियांस्क पहुंचकर जंग लड़ रहे जवानों को सम्मानित किया। जिस वक्त ज़ेलेंस्की फ्रंट लाइन पर थे उसी वक्त रूसी सेना ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन को विनाश की आग में पूरी तरह से जलाना शुरू कर दिया। दक्षिणी यूक्रेन में रूस ने पोर्ट सिटी ओडेसा को भी जला दिया। रूस ने ओडेसा पोर्ट पर भीषण बमबारी की जिसकी वजह से बंदरगाह को काफी नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, रूस ने ओडेसा के रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया। रूस के हमले में एक इमारत तबाह हो गई, 8 लोग मारे गए, 40 से ज्यादा घायल हैं। रूस की बमबारी इसलिए इतनी विध्वंसक हो गई है क्योंकि पुतिन और उनकी सेना न सिर्फ कीव को घेरना चाहती है बल्कि जनवरी से पहले ही पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहती है। Азимут 152, дальность 15. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है। रूसी सेना के रडार पर यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा भी है। रूस इस पर कब्जा करना चाहता है।
ओडिशा पर कब्जे से यूक्रेन बंदरगाह विहीन बन जाएगा। ओडिशा पर कब्जे के साथ यूक्रेन ब्लैक सी से भी कट जाएगा। ओडिशा पोर्ट से यूक्रेनी सेना को हथियारों की सप्लाई होती है। रूस ओडिशा पर कब्जा कर यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन काटना चाहता है। ओडिशा पोर्ट पर रूस के कब्जे के साथ यूक्रेन की हार तय हो जाएगी। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जे से रूस की जीत आसान हो जाएगी। रूसी सेना न सिर्फ यूक्रेनी धरती पर तेजी से कब्जा करती जा रही है, बल्कि कुर्स्क में घुसे यूक्रेनी सैनिकों को खत्म भी कर रही है। इस काम में रूस की मदद कर रहे हैं उत्तर कोरिया के 11,000 सैनिक। क्रेमलिन ने उत्तर कोरिया के सैनिकों को कुर्स्क में मौजूद यूक्रेनी फोर्स को खत्म करने का टास्क सौंपा है। रूस कुर्स्क में जंग के लिए हर महीने एक उत्तर कोरिया के सैनिक को 2 लाख रुपए दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि रूस उत्तर कोरिया के 11,000 सैनिकों को हर महीने 220 करोड़ रुपए दे रहा है। उधर बाइडेन सरकार ने यूक्रेन को साफ संदेश दे दिया है कि जब तक शांति वार्ता शुरू नहीं होती, तब तक यूक्रेन कुर्स्क में जंग लड़ता रहे, कुर्स्क में जमीनी कब्जा करता रहे। बाइडेन सरकार का मानना है कि इससे बातचीत के दौरान यूक्रेन को मदद मिलेगी। जंग में बने रहने के लिए यूक्रेन ने मिसाइलों और ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि यूक्रेन लंबी दूरी तक मार करने वाले 30,000 ड्रोन और 3,000 क्रूज मिसाइलें बनाएगा। लेबनान के नबातिया में आईडीएफ का हमले में हिज्ब का कमांडर मारा गया। हिज्ब के रॉकेट यूनिट का हेड खत्म। हिज्ब कमांडर अली तौफीक का खात्मा। और इजरायल को उकसाकर हमास ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि हिजबुल्लाह और उनके ऑपरेटर के लिए मुश्किल खड़ी कर ली है और अब इस मुश्किल को संकट में बदल दिया है अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रंप की जीत ने। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस समय अगर सबसे बड़े संकट में कोई है तो वो है ईरान, और इजरायल के खिलाफ लड़ने वाले संगठन उसके ही प्रॉक्सी हैं। इसलिए इजरायल और यूएस की मुश्किल को जड़ से खत्म करने के लिए ईरान को टारगेट बनाने की तैयारी है। अब ये तैयारी किस स्तर पर है, इसे एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। ट्रंप नेतन्याहू का प्लान, तबाह कर देंगे ईरान। युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार, ईरान से आर या पार। गाजा का यह मंजर हमास के खिलाफ उस बदले का है जिसने इजरायल को उकसाकर मिडिल ईस्ट में ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ बारूदी कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। इजरायल में हमास के लड़ाकों की एंट्री के समय शायद भविष्य का आकलन इस तरह की कल्पना के रूप में हुआ होगा। शायद ही मिडिल ईस्ट के मिलिशिया को मदद देने वालों ने युद्ध के इस असर को महसूस किया होगा, लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर है, अंजाम इससे भी ज्यादा भयानक है। हमास के मददगार हिजबुल्लाह को टारगेट करने के लिए भी आईडीएफ ने एक्शन प्लान तैयार किया और फिर लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र का जो हश्र हुआ वो सबके सामने है। न सिर्फ सरकारी हेडक्वार्टर के पास मिसाइल गिरी, बल्कि लेबनानी संसद और संयुक्त राष्ट्र के मुख्य दफ्तर भी बारूदी धमाकों से दहल गए। लेकिन ये इजरायल के इरादों का सिर्फ टीजर है। आपने बिल्कुल सही सुना, टीजर, क्योंकि अभी आईडीएफ की बारूदी तबाही की जद में एक ऐसा देश आने वाला है जिस पर प्रॉक्सी के जरिए इजरायल के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है, और ये देश है ईरान।
और इस एक्शन प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए कदम उसी दिन उठा लिए गए हैं जिस दिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने पर मोहर लग गई। दरअसल मिडिल ईस्ट रीजन में अगर ईरान के मंसूबों को कामयाब ना होने देने के लिए ट्रंप के प्रतिनिधि के रूप में एक ही शख्स काम कर रहे हैं और वो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। और इस समय नेतन्याहू जिस संकट से घिरे हैं उसे जड़ से खत्म करने का प्लान ट्रंप को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मिल रही बढ़त के साथ ही बनने लगा था। और जैसे ही उनके चुनाव जीतने की घोषणा हुई वैसे ही मिडिल ईस्ट प्लान को लागू कर दिया गया। इसलिए माना जा रहा है कि ईरान के लिए 20 जनवरी 2025 का दिन इस सदी का सबसे बुरा दिन होने वाला है। यानी जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट पद की शपथ लेंगे, जिस दिन वो अमेरिका के प्रशासन के चीफ बनेंगे, उसी दिन ईरान के खिलाफ पहला एक्शन देखने को मिल सकता है। तो क्या ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत होगी? क्या अमेरिका की सेना भी युद्ध में उतरेगी? और क्या ईरान को यूएस पूरी तरह तबाह कर देगा? प्रश्न कई हैं और इन प्रश्नों का जवाब सार्वजनिक रूप से न सही लेकिन थिंक टैंक्स के विश्लेषण से सभी को मिल चुका है। दावा किया जा रहा है जैसी स्थिति इस समय लेबनान की है ठीक वैसी ही ईरान की बर्बादी भी पूरी दुनिया देखेगी। ईरान के खिलाफ बने एक्शन प्लान में सबसे अहम बात यह है कि यहां युद्ध से तबाही मचाने की तैयारी सिर्फ एयर स्ट्राइक या नेवल अटैक से नहीं है, बल्कि ट्रंप और नेतन्याहू के वॉर प्लान में टारगेट ईरान की न्यूक्लियर साइट होगी ताकि ईरान अपने ही बारूद से तबाह हो जाए। और ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि हाल ही के खुलासों के आधार पर किया गया आकलन है। यानी ईरान के खिलाफ ट्रंप नेतन्याहू के ब्लूप्रिंट में एक ऐसी तबाही का जिक्र है जो न सिर्फ ट्रंप की पहले कार्यकाल की सौगंध से संबंध रखती है बल्कि ईरान के लिए ट्रंप से दुश्मनी को और भी ज्यादा खतरनाक स्तर तक पहुंचाती है। और इस आकलन पर विश्वास इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नतीजों से पहले ही पीएम नेतन्याहू ने इस प्लान से जुड़ा बड़ा खुलासा किया है। और खुलासा यह है कि इजराइल ने ईरान पर अक्टूबर महीने में जो एयर स्ट्राइक की है उन हमलों में ईरान के मिसाइल उत्पादन क्षमता घट गई है। इसके अलावा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के एक अहम शख्स को मार गिराया है। यानी ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को इजराइल ने कुछ समय के लिए रुकवा दिया है। लेकिन इस अटैक को ईरान के खिलाफ युद्ध में बढ़त पाने का रास्ता नहीं माना जा सकता क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भले ही कुछ समय के लिए रुका हो लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। न्यूक्लियर हथियार डेवलपमेंट का प्रोग्राम जल्द ही शुरू हो सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर नेतन्याहू के दावे पर दुनिया को विश्वास क्यों करना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब आईडीएफ के अटैक के बाद हुए एक्शन से मिलता है। दरअसल नेतन्याहू जिस अटैक की बात कर रहे हैं वो 26 अक्टूबर को हुए थे। इन हमलों में इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरानी सैन्य ठिकाने तबाह किए थे और ये कार्रवाई एक ही रात में 3 बार चरणबद्ध तरीके से हुई थी, जिसके बाद ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स को एक्टिवेट कर दिया था। यानी ईरान को नुकसान हुआ था और अगर नेतन्याहू का दावा सही है तो नुकसान न्यूक्लियर हथियार डेवलपमेंट प्रोग्राम को हुआ था, जिसका मतलब है कि इजराइल के पास ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों की पूरी जानकारी है और ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े अहम लोगों की मूवमेंट की भी जानकारी है। इजराइल के पास ईरान की खुफिया जानकारी होने का मतलब है कि अमेरिका के इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते ही इजराइल को ईरान पर एक्शन लेने की खुली छूट दे सकते हैं ताकि अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा बन रहे ईरान को खामोश कर दिया जाए। हालांकि ये इजराइल और अमेरिका के लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इस समय इजराइल की वर्कफोर्स और अमेरिका की ताकत मिडिल ईस्ट में जिनसे लड़ने में बर्बाद हो रही है वो ईरान के प्रॉक्सी हैं, जिन्हें ईरान से मदद मिल रही है और इसी मदद के सहारे वो इजराइल पर हमले करने में सक्षम है, जिसे रोकने का एकमात्र तरीका ईरान को परमाणु विहीन करके बर्बाद कर देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और नॉर्डिक देशों पर इस वक्त युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। डर है कि पुतिन किसी भी वक्त इन देशों के खिलाफ जंग का आगाज कर सकते हैं। दरअसल बीते 48 घंटे में बाल्टिक सागर में 2 संचार केबल क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे रूस का हाथ है।
इसे रूस के नॉर्डिक देशों पर हमले का पहला चरण माना जा रहा है, जिसके बाद रूस फिनलैंड की सीमा पर ब्रिटेन आर्मी पहुंच चुकी है। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन युद्ध का विस्तार अब नॉर्डिक देशों तक होने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। 9 देशों से घिरा ये समंदर का इलाका बहुत जल्द बारूद से सन सकता है। यहाँ की हवाओं में बारूदी गंध खुलने की आहट सुनाई दे रही है। माना जा रहा है कि नॉर्डिक देशों के खिलाफ किसी भी वक्त रूस जंग छेड़ सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन आर्मी किसी भी वक्त यहां कूच कर सकती है। जंग की इन आशंकाओं की वजह बीते 48 घंटे में आई 2 बड़ी खबरें हैं। नंबर 1, बाल्टिक सी में शुरू हाइब्रिड युद्ध। नंबर 2, नॉर्डिक देशों में बांटी गई जंग की बुकलेट। माना जा रहा है कि यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस ने अब बाल्टिक में हाइब्रिड युद्ध शुरू कर दिया है। वो समंदर में मौजूद संपर्क केबल काट रहा है। बीते 3 दिनों में ऐसी 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पहली घटना 17 नवंबर की है, जहां बाल्टिक सागर में एक केबल के कटे होने की खबर मिली। ये केबल 2018 किलोमीटर लंबी थी और लिथुआनिया से गॉटलैंड द्वीप तक जाती थी। दूसरी घटना 18 नवंबर की है। फिनलैंड और जर्मनी के बीच 1172 किलोमीटर लंबी केबल क्षतिग्रस्त पाई गई। ये केबल इंटरनेट और संचार नेटवर्क से जुड़ी थी, जिससे कुछ घंटों के लिए सेवाएं ठप हो गईं। इस घटना को लेकर फिनलैंड और जर्मनी ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है, इस घटना में किसी साजिश का संदेह है। दुश्मन के हाइब्रिड युद्ध से यूरोप को खतरा है। बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि फिनलैंड या जर्मनी ने खुलकर किसी देश का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये इशारा सीधे सीधे रूस के लिए माना जा रहा है। दरअसल हाल ही में रूस को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन ने कई सनसनीखेज दावे किए थे। अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि उसने बाल्टिक सागर में समुद्री केबलों के आसपास रूसी गतिविधियों में तेजी देखी है। वहीं ब्रिटेन ने कहा था कि डबलिन और लिवरपूल के बीच संचार केबल के पास रूस का जासूसी जहाज देखा गया है। ब्रिटेन ने जिस जासूसी जहाज का दावा किया था, वो पुतिन का बेहद घातक यान्तार युद्धपोत है, जो हमले और जासूसी दोनों में माहिर है। दावा है कि यान्तार को रूस ने खास तौर से समुद्र में मौजूद संचार केबल काटने के लिए डिजाइन किया है। अमेरिका और ब्रिटेन के दावों के बीच बाल्टिक सी में क्षतिग्रस्त केबल रूसी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। रूस की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए नॉर्डिक देशों में लंबे युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नॉर्डिक देश न सिर्फ अपनी सेनाओं को तैयार कर रहे हैं, बल्कि आम नागरिकों को भी युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है, जिसका सबूत ये तस्वीरें हैं। ये स्वीडन में बांटी गई वॉर बुकलेट की तस्वीरें हैं। बुकलेट के कवर पेज के ऊपरी हिस्से पर लिखा है, स्वीडन के लोगों के लिए खास जानकारी। वहीं निचले हिस्से में लिखा है, यदि संकट या युद्ध आता है। दरअसल स्वीडन में ऐसी लाखों बुकलेट बांटी गई हैं। इन्हें देश में हर घर तक पहुंचाया गया है। बुकलेट में लंबे युद्ध की तैयारियों का ब्यौरा दिया गया है। साथ ही आम लोगों के लिए खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। सिर्फ स्वीडन ही नहीं, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क में भी इसी तरह की जानकारी पर्चे बांटकर या ऑनलाइन प्रकाशित की गई है। साफ है, नॉर्डिक देशों में भय है कि रूस किसी भी वक्त उनके खिलाफ जंग छेड़ सकता है। ऐसे में नेटो ने फिनलैंड में डायनेमिक फ्रंट एक्सरसाइज शुरू कर दी है।
जिसमें ब्रिटेन की सेना भी हिस्सा ले रही है। ब्रिटिश आर्मी फिनलैंड में -डिग्री तापमान में अपने टैंक और तोपों से युद्धाभ्यास कर रही है। ये वॉर एक्सरसाइज रूसी बॉर्डर से सटे लैपलैंड में की जा रही है। दरअसल डर है कि रूस यूक्रेन के बाद पहला हमला फिनलैंड और फिर स्वीडन पर कर सकता है, क्योंकि बीते साल अप्रैल में ये दोनों देश नेटो में शामिल हो गए थे। जिसके बाद से इन दोनों देशों को पुतिन रूस की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन इन दोनों नॉर्डिक देशों के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं और समुद्र में संचार केबल काटना इसका पहला चरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अरब युद्ध में अब पुतिन की डायरेक्ट एंट्री तय मानी जा रही है। इजरायली सीमा पर सीरिया के इलाके में रूस ने अपना सैन्य बेस बना लिया है। यह सैन्य बेस ऐसे इलाके में है जो प्रॉक्सी संगठनों का सबसे बड़ा टारगेट है। दावा किया जा रहा है कि सैन्य बेस के बहाने रूस इस इलाके में प्रॉक्सी संगठनों को हथियार के साथ संरक्षण भी देगा। दुनिया का एक बेहद संवेदनशील और विवादित इलाका ये गोलन हाइट्स है। यहाँ एक तरफ इजरायली सेना तैनात है तो दूसरी तरफ सीरिया में प्रॉक्सी संगठनों के कई ठिकाने हैं। सीरिया गोलन हाइट्स को वापस लेना चाहता है, लेकिन इजरायल इस इलाके में अपनी 30 से अधिक बस्तियां बसा चुका है। अब इसी इलाके के करीब रूस की सेना की तैनाती बढ़ाई गई है। रूस पिछले कई महीने से प्रॉक्सी संगठनों की मदद कर रहा है। रूस प्रॉक्सी संगठनों को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। अब प्रॉक्सी संगठनों की मदद के लिए सेना की तैनाती है। गोलन हाइट्स के करीब रूस की सेना ने जनवरी से ही चौकी बनाने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन अब रूस के सैनिक यहां पूरे साजो सामान के साथ तैनात हो गए। एक्सपर्ट्स का दावा है कि गोलन हाइट्स के करीब रूस के सैनिकों की मौजूदगी से प्रॉक्सी संगठनों को न सिर्फ मदद मिलेगी बल्कि सुरक्षा भी मिलेगी। इजरायल पिछले दिनों सीरिया में कई बार एयर स्ट्राइक कर चुका है। अब अगर प्रॉक्सी संगठन के लड़ाके रूसी चौकियों के आसपास ठिकाना बनाते हैं तो इजरायल के लिए हमला करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। गोलन हाइट्स पर 1967 से इजरायल का कब्जा है। 6 दिनों के युद्ध के बाद इजरायल ने इलाके पर कब्जा किया था। अब यहां 30 बस्तियां हैं और 25,000 यहूदी रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की निगरानी वाला बफर जोन इजरायल के कब्जे वाले इलाके को सीरिया के नियंत्रण वाले हिस्से से अलग करता है। इजरायल के कब्जे वाले इलाके पर अक्सर प्रॉक्सी संगठन हमला करते रहे हैं। हिजबुल्लाह भी इस इलाके पर कई बार हमले कर चुका है। माना जा रहा है कि रूस अब अपनी सेना के नाम पर इस इलाके में आसानी से हथियार लाएगा और वही हथियार प्रॉक्सी संगठनों तक पहुंचाए जा सकते हैं। रूसी सेना का बेस प्रॉक्सी संगठन के बड़े नेताओं के छिपने के लिए भी एक सेफ जोन साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजरायल में हिजबुल्लाह का हमला। हिज्ब ने ग्लेलिलोत बेस को टारगेट बनाया है। हमले में यूनिट 8200 के बेस को नुकसान पहुंचा है।